हेलो साथियों, मैं श्याम। भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक स्वरूप के अंदर आज हम देखेंगे यहाँ पर तटवर्ती मैदानी प्रदेश। भारत के जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है उनकी स्थिति और उनके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी आज हम जानकारी करेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेशों का जब हमने विभाजन किया था उसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर एक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरे यदि हम बात करें उत्तर के यहाँ पर मैदानी प्रदेश के बारे में, तीसरे यहाँ पर हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में, चौथे यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के बारे में। यहाँ पर इसके अलावा हम बात करते हैं थार का जो मरुस्थल है, भारत के पश्चिम में थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न जो द्वीप है उनकी स्थिति के बारे में। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के तटवर्ती जो मैदान हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो मानचित्र में हमें देखने से बिल्कुल पता चल रहा है कि यह है यहाँ पर गुजरात से लेकर के बात करें महाराष्ट्र के तटवर्ती, गोवा, साथ ही कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में तटवर्ती रूप से जो हमें मैदान प्राप्त होते हैं उन्हें तटवर्ती प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने से विशिष्ट रूप से पता चल रहा है कि यह दो रूपों में हमें प्राप्त होता है, एक तो पूर्वी तटवर्ती मैदानी और एक पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हम किस प्रकार से होती है, तो समुद्र की क्रियाओं के द्वारा, समुद्र की लगातार चलने वाली लहरें हैं या दूसरे प्रकार के जो कार्यकलाप है उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है, या फिर नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद है उनके द्वारा इन मैदानी जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है इनका निर्माण होता है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है हमने देखा। भारत में इनकी स्थिति किस प्रकार से है उसको हम देख लेते हैं कि ये मैदान कच्छ के प्रायद्वीप से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक, यहाँ हम देखें यहाँ पर कच्छ के प्रायद्वीप, ये जो कच्छ का प्रायद्वीप है यहाँ से लेकर के पूरा कन्याकुमारी होते हुए और यहाँ इस तरीके से स्वर्ण रेखा नदी तक यहाँ पर इसकी स्थिति है। ठीक है, पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को ये कवर करता है और इसकी जो दूरी है वो 6000 किलोमीटर की दूरी में यह विस्तृत है। हमें सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है उसकी लंबाई कितनी है। आंसर कितना आएगा, 6000 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा हमें। और इसको हम बात करें तो दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटवर्ती और पूर्वी तटवर्ती मैदान। पहला हमारा है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। इसकी स्थिति बात करें तो कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक ये हमने जानते हैं। यदि हम चौड़ाई की बात करें इसकी तो 50 से 100 किलोमीटर ये चौड़ा है और औसत चौड़ाई की यदि हम बात करें तो लगभग 64 किलोमीटर ये औसत चौड़ाई इसकी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो पश्चिमी तटवर्ती जो मैदान है यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है और पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़ा हमें दिखाई देगा। यदि सीधे तौर पर प्रश्न आए तो हमें देख लेना है। साथ ही एक चीज़ और कि यहाँ पर तट जो है अधिक कटा फटा होने के कारण अपेक्षाकृत, वैसे देखा जाए तो दोस्तों भारत के अंदर कोई बहुत अच्छा तट नहीं पाया जाता क्योंकि तट वही अच्छा मानते हैं जहाँ तट कटा फटा हो। ठीक है, भारत में लगभग जितना भी तट है वो कम अपेक्षाकृत कम कटा फटा है, सपाट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अच्छे बंदरगाह, विश्व स्तर के अच्छे बंदरगाह अपेक्षाकृत नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें अपेक्षाकृत बात करें पूर्वी और पश्चिमी में तो भारत में पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा कटा फटा है, और जबकि पूर्व में तो ये स्थिति है कि वो लगभग सपाट जैसा है, इसलिए वहाँ अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें देखी। तो यहाँ पर पश्चिम में मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि आदि जो बंदरगाह है इस वजह से यहाँ पर अच्छे रूप में प्राप्त होते हैं पश्चिम में। ठीक है, और यह निमज्जन तट का उदाहरण है। निमज्जन है, यहाँ जो धरती है, जो जमीन है वो नीचे इसमें समुद्र में डूब रही है, निमज्जन तट का उदाहरण है। हम आगे यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद बात करें तो यह जो मैदान है, यहाँ पर ये जो मैदान है ये सक्रिय मैदान है क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ है, देखने वाली बात है ये क्या है, पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट के
पश्चिम में बहुत पतली सकरी पट्टी पाई जाती है मैदान के रूप में, इसलिए बहुत सकरे हैं। और यहाँ की जो नदियाँ है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण यहाँ पर करती है। और यह चूंकि छोटे क्षेत्र में है, इसलिए जो नदियाँ निकलती है काफ़ी ऊंचाई से, ये पश्चिमी घाट जो होता है काफ़ी ऊंचाई से यहाँ पर नदियाँ निकलती है। जो पूर्व में होने वाली, पूर्व में जो बहती है वो तो काफ़ी लंबा बहते हुए पूरे भारत को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन यहाँ पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है वो थोड़े से क्षेत्र में ही बहती है, इसलिए तीव्र होती है और छोटी होती है। समझ में आया? तो ये हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिम में होने के कारण यहाँ पर इनकी स्थिति देखी गई है। अब ज्वार नदमुख, यदि हम निर्माण के कारण की यदि हम बात करें कि आखिर में एस्चुरी का निर्माण यहाँ पर क्यों होता है, तो एक तो नदी का मार्ग छोटा है, छोटा सा नदी का मार्ग है। क्यों है छठी नदी का मार्ग छोटा? क्योंकि मैदान ही वो छोटे हैं। मैदान छोटे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट की उपस्थिति है, और जो कि क्या है, लगभग सतत है और काफ़ी ऊँचा है। ठीक है, अपेक्षाकृत ऊँचा है और पूरा सतत है। इस वजह से यदि बात करें हम, इनकी गति भी काफ़ी उच्च है। कठोर चट्टानों वाला तल है, ये पूरा जो क्षेत्र है कठोर चट्टानों वाला है। और ज्वारीय गतिविधि भी यहाँ पर, ज्वार भाटा की जो स्थिति है, ज्वारीय गतिविधि यहाँ पर होती है। इस वजह से, इन सभी कारणों से ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। विशेष रूप से बात है कि पश्चिम में ही, पश्चिमी मैदानी प्रदेशों में ही ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ पूर्वी मैदानों की जब हम बात करें, वहाँ पर एस्चुरी का नहीं, डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि अधिकांश जो नदियाँ हैं वो यहाँ प्रवाहित होती हुई डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिमी क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण होता है। ये देखने वाली बात है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर इसके प्रादेशिक विभाजन की, यदि हम बात करें तो इसके अनेक विभाजन किए जा सकते हैं। यदि दक्षिण से हम देखें तो केरल वाला जो ये तट है, ये क्षेत्र है, इसे मालाबार तट के रूप से जाना जाता है, मालाबार तट। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद यदि हम ऊपर देखें तो ये कन्नड़ तट के रूप में, ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है ये कन्नड़ तट के रूप में प्राप्त होता है। कोंकण तट के रूप में महाराष्ट्र और गोवा का जो स्थान है वो यहाँ पर कोंकण तट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कोंकण रेलवे भी चलाई थी इस पूरे क्षेत्र में, है ना। इसके बाद हम बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। वैसे इसको काठियावाड़ प्लेन के नाम में जानते हैं। कुछ जगह पर इसका नाम गुजरात तट है, इसका नाम काठियावाड़ तट है, और इसका नाम कच्छ के रूप में हमें प्राप्त होता है, कच्छ के तट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अलग अलग स्थानों पर इसका नामकरण अलग अलग किया जा सकता है। बेसिकली इनका नामकरण इस तरीके से प्रादेशिक रूप में विभाजन किया जाता है, ये हमें याद रहेगा। अब हम पहला देखते हैं कच्छ का मैदान के रूप में। अब कच्छ का जो मैदान है, यहाँ मानचित्र में भी देख सकते हैं, जो कच्छ का मैदान है, यहाँ कच्छ के मैदान की स्थिति यदि हम देखें तो सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ये समुद्र में जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी से ये प्रभावित पाया जाता है कच्छ का तट। तो ये मैदान सिंधु नदी के अवसादों से निर्मित है। और यहाँ की एक और विशेषता है, यह भी सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकती है कि विशेषता क्या है, कि यहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक पाए जाने के कारण यहाँ लवणीयता की मात्रा भी मिलती है। इस क्षेत्र में, इस तट में ज्वार की स्थिति ज़्यादा है, ज्वार अधिक आते हैं, इस वजह से इस तट पे लवणीय क्षेत्र पाया जाता है। और लवणीय क्षेत्र यदि पाया जाता है तो हम सब जानते हैं क्या वहाँ पर कृषि होगी? क्या कृषि होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लवणीय क्षेत्रों में कृषि नहीं होती। और वो कच्छ का जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ये हमें याद रहेगा। प्रश्न पूछा जाए क्या कच्छ के तट पर कृषि की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पर लवणीयता पाई जाती है। लवणीयता क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ ज्वारीय गतिविधि अधिक होती है। ये कभी यदि आपको कच्छ के क्षेत्र में जाने का मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पर जाना, आपको देखने को मिलेगा। पूरा सफ़ेद इस तरीके से वहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा है काठियावाड़ क्षेत्र। काठियावाड़ के जो मैदान है वो सकरे हैं, अपेक्षाकृत सकरे हैं, और इसका जो निर्माण है मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। हमने पहले भी देखा था कि मैदानों का निर्माण दो कारणों से होता है। जो तटवर्ती मैदान है, एक तो नदियों के द्वारा, ये याद कर लेना है, ठीक है, एक तो नदियों के अवसादों के इकट्ठे होने के कारण नदियों के अवसाद,
और दूसरा जो कारण है वो समुद्री लहरों के कारण, समुद्री क्रियाओं के द्वारा, समुद्र जो क्रिया करता है, सागर जो क्रिया करता है उनके द्वारा। तो दो कारणों से इन तटवर्ती मैदानों का निर्माण होता है। तो काठियावाड़ यदि मैदान की हम बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ? मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ। तीसरा जो है वो गुजरात के मैदान है, चौड़े व समतल है, काफ़ी चौड़े हैं। हम चित्र में भी हमने देखा था। इनमें बहने वाली जो नदियों की हम बात करें तो माही है, साबरमती, नर्मदा और तापी जो नदियां है, ये सूरत के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यह सभी जो क्षेत्र है यहाँ नदियाँ बहती है। और विशेष रूप से यहाँ पर देखें, आप कभी जाने का मौका मिले तो वहाँ देखना कि कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, जो ऊपर वाले जो क्षेत्र थे, जो कच्छ वाला जो क्षेत्र था वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं था, काठियावाड़ अपेक्षाकृत था, और यह सर्वाधिक कृषि के लिए उपयोगी है। गुजरात या विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात के जो मैदान है तटवर्ती मैदान है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कोंकण प्रदेश। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में और गोवा में यह कोंकण का मैदान पाया जाता है। और यह जो क्षेत्र है इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम, नारियल, काजू ये खाने को मिलते हैं। खाने को कब मिलेंगे? जब वहाँ पर इनका उत्पादन होगा। तो कहने का मतलब है वहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन काफ़ी बड़ी तादाद में किया जाता है। यह सकरे हैं, पथरीले हैं और ऊबड़ खाबड़ मैदान हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये स्पेशल है। कोंकण का जो मैदान है ये स्पेशल है, ये पथरीला है, सकरा है और ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कोंकण रेलवे जो बनाई गई थी वो काफ़ी मेहनत का काम था। भारत के लिए एक अलग तरीके का अजूबा जैसा था कोंकण रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे महान मेट्रोमैन श्रीधरन जी ने उसका कार्य किया था, वो बहुत महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। इसी कोंकण के मैदान में उन्होंने कोंकण रेलवे का निर्माण किया, क्योंकि ये पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है और काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों से और इस तरीके के अनइवन जो क्षेत्र है वहाँ से गुजरने के कारण वहाँ काफ़ी टफ था रेलवे का निर्माण करना। और यहाँ की विशेषता क्या है कि आम, नारियल, काजू की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ पर आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा का क्या मतलब है कि जो मानसून से पूर्व आने वाली जो वर्षा है, ठीक है, उसे यहाँ पर आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम कन्नड़ के मैदान, जो कि कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। नाम से हमें पता चल रहा है। अब कन्नड़ के मैदान में विशेष रूप से क्या है कि यहाँ पर जलप्रपात बहुत सारा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलप्रपात पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। अब ये जोग जलप्रपात है, इसे दूसरा नाम है जेर सप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं। बहुत सारे यहाँ शिमोगा जिला है कर्नाटक में, शिमोगा जिले में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। उनमें से एक है जोग जलप्रपात, ये हमें याद रहेगा। और यहाँ के जो जिस तरीके से वहाँ पर आम्र वर्षा होती थी उसी तरीके से यहाँ पर चेरी ब्लॉसम होती है, और जो कि कॉफ़ी, ये कॉफ़ी पीते हैं हम, उस कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। कॉफ़ी के फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ये जोग जो फाल है, जोग प्रपात है, उसका चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है मालाबार तट, ये केरल के स्थिति में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और केरल के अंदर विशेष रूप से देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी लेगून झीलें मिलती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर यदि हम केरल की स्थिति देखें तो केरल में बहुत सारी लेगून झीलें मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वेम्बानाड जो लेगून झील है उसकी स्थिति हमने यहाँ पर दर्शाई है। तो विभिन्न बहुत सारी लेगून झीलें यह इसकी स्थिति है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, यहाँ के जनजीवन के लिए काफ़ी लाभदायक भी है। ठीक है, तो इन लेगून झीलों का स्थानीय जो नाम है, जो यहाँ स्थानीय नाम से जानी जाती है, वो केयाल के नाम से जानी जाती है। ये याद रहेगा। केयाल क्या है? केरल में पाए जाने वाली लेगून झील केयाल कहलाती है। स्थानीय भाषा में उसे केयाल कहते हैं, ये हमें याद रहेगा। यहाँ की प्रमुख झीलें की बात करें तो वेम्बानाड, अष्टमुड़ी, पुन्नामदा। ये जो पुन्नामदा जो झील है इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी होती है, जिसका नाम है वल्लाम काली नौका दौड़ होती है। नौकाओं की रेसलिंग होती है, नौकाओं की रेस की जाती है, जिसका नाम होती है नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली नौका दौड़। पूछा जा सकता है नेहरू ट्रॉफी वल्लाम काली दौड़ कहाँ, किस झील में की जाती है? केरल में स्थित पुन्नामदा झील में
की जाती है। ये हमें याद रहेगा, सीधे तौर पर प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और सीधे तौर पर हमें जाते ही वहाँ पर टिक लगा देना है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा है पूर्ववर्ती तटवर्ती मैदान। ये पश्चिम के स्थित थे और अब हम पढ़ेंगे पूर्व में स्थित तटवर्ती मैदान। अब यहाँ की विशेषता क्या है कि पहली बात तो जैसे कि ये कच्छ के मैदान से कन्याकुमारी तक था पश्चिम वाला, उसी तरीके से ये स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक रहेगा तटीय मैदान। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि पश्चिम के अपेक्षा यह लगभग सपाट है, ठीक है, सीधी सरल रेखा के रूप में पाया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है, चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक है। उसकी चौड़ाई कम थी, इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है, देखने वाली बात है। सीधी सपाट तट रेखा है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह कम पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमें याद रहेगा। साथ ही यहाँ डेल्टा का भी निर्माण होता है, इस वजह से भी यहाँ के जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वो गहरे कम है, छिछले ज़्यादा है, गहरे कम है और कम गहराई होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बन सकते हैं, उनकी संभावना कम रहती है। यही कारण है कि जो पूर्वी जो तट है वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह कम है, ठीक है, बजाय के पश्चिमी तट के। यह मैदान चौड़े हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, हमने बताया डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है। यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ पर ये उत्कल का मैदान, ठीक है, चिल्का लेक तक ये उत्कल का मैदान पाया जाता है और यहाँ नॉर्दर्न सरकार पाया जाता है। इस मैदान का नाम है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है, ये कोई उत्तर दक्षिण की सरकार नहीं है, इसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार ही नाम है, ये याद रखना है हमें। और ये कृष्णा नदी के मुहाने तक ये उत्तरी सरकार पाई जाती है। उसके बाद दक्षिण में देखें तो कोरोमंडल तट के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। तो मुख्यतः 3 यहाँ पर तटीय मैदान है, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, 3 प्रमुख है, ये हमें याद रहने चाहिए। यदि हम बात करें उत्कल के मैदान की, क्या बात करें हम, उत्कल के मैदान की नाम से हमें पता चल रहा है उड़ीसा का क्षेत्र है और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, महानदी। वहाँ मुख्यतः नदी कौन सी बहती है, महानदी बहती है, चित्र में हमें देख लेना है। चिल्का झील है, ये एक प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो चिल्का झील है ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है और ये रामसर साइट में शामिल की जाती है। विश्व स्तर पर जो ईरान में एक रामसर नाम का जगह था, वहाँ पर हुई बैठक के अनुसार दुनिया की कुछ प्रमुख आर्द्र भूमियों की पहचान की गई, उनके संरक्षण का प्रयास किया गया। उसी के तहत एक जो उस सूची में एक नाम है वो चिल्का झील का नाम है, ठीक है, और चिल्का झील रामसर सूची में शामिल की जाती है, ये हमें याद रहना चाहिए। और यहीं इसी के पास में कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप भी स्थित है जिसका नाम कलाम है। हमारे माननीय जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व वैज्ञानिक मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इनका सम्मान में नाम दिया गया था कलाम द्वीप, ठीक है। तो ये वहाँ पर द्वीप स्थित है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप और जिसका दूसरा नाम क्या रखा गया, कलाम द्वीप। और जो यह है जो झील है लेगून झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी, चिल्का झील मानी जाती है, कहने की बात है, ठीक है। समझने की बात है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, कलाम द्वीप है, चिल्का झील रामसर साइट में पाई जाती है और उत्कल का मैदान का निर्माण महानदी के द्वारा होता है, ये हमें याद रखना है। उत्तरी सरकार की यदि हम बात करें तो ये 2 प्रमुख नदियों से प्रभावित है, गोदावरी और कृष्णा नदी के अवसादों से बना हुआ है, ये हमें याद करना है। इसके दक्षिण में भी पुलिकट नामक लेगून झील पाई जाती है, ठीक है। इसके दक्षिण में पुलिकट झील कहाँ, कौन से मैदान में मिलती है, उत्तरी सरकार में मिलती है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें सीधे तौर पर इसका आंसर दे देना है। और यहीं पुलिकट में ही श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप है, नाम तो आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पर। श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर भी हमारा बना हुआ है। हमारा स्पेस के संबंध में, अंतरिक्ष के संबंध में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, वो सब अधिकांश यहाँ श्रीहरिकोटा से किया जाता है, जिस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है। तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछ ले कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, पुलिकट झील के नज़दीक है। पुलिकट झील कहाँ पर है, उत्तरी सरकार का जो तटवर्ती मैदान है वहाँ पर स्थित है। तो ये हमें ध्यान करने हैं, समझने हैं। और इन्हीं मैदानों के मध्य में मीठे पानी की झील कोलेरू है,
अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी हैं, वहीं उन्हीं स्थानों पर मीठे पानी की भी झील है। ये प्रकृति का अनुपम उपहार है हमारे लिए कि यहाँ पर मीठे पानी, खारे पानी आदि सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिलती। तो पूछा जा सकता है कि मीठे पानी की झील कोलेरू है या नहीं है? बिल्कुल है, कोलेरू मीठे पानी की ही झील है। और कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी सरकार में मिलती है। उगला है हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल का जो तट है वो कुल्स नदी के द्वारा है, कावेरी नदी के द्वारा। और कावेरी नदी का जो डेल्टा है, जो कावेरी नदी का डेल्टा है, ये चावल की खेती के लिए किया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, कावेरी नदी का जो डेल्टा है वहाँ पर चावल बहुतायत में उगाया जाता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी हमें याद कर लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोटे तौर पर इनके पूर्वी तटवर्ती मैदान और पश्चिमी तटवर्ती मैदान में क्या क्या अंतर है। ठीक है, यदि हमने इन दोनों में अंतर समझ लिया तो इसका मतलब हमने पूरा तटवर्ती मैदान समझ लिया। हम देख लेते हैं यहाँ पर इनका अंतर किस तरीके से है कि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है यह कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक है, जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान है ये स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। यहाँ इस मैदानी क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी बनाती है, जबकि इसकी डेल्टा का निर्माण यहाँ पर की जाती है। इसकी प्रमुख नदियाँ साबरमती, माही, तापी, नर्मदा, शरावती आदि है, जबकि इसकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि इसकी प्रमुख नदियाँ है। यदि हम बात करें, ये सकरे मैदान है और ये अपेक्षाकृत चौड़े मैदान हैं। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर, जबकि इनकी 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक पाई जाती है। इसके बाद ये उबड़ खाबड़ पथरीले मैदान है, ये पश्चिमी वाले, और पूर्वी वाले लगभग समतल मैदान है। ये हमें याद रहेगा। इसके बाद हम बात करें, इन मैदानों में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के होने की वजह से पश्चिमी तटवर्ती मैदान में भारी मात्रा में वर्षा होती है और यही कारण है कि यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दोनों प्रकार के जो आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून, दोनों मानसूनों में यहाँ पर इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। विशेष रूप से कोरोमंडल तट पर यहाँ पर लौटते हुए मानसून में भी भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी क्या है? लेटराइट है, क्योंकि अधिक वर्षा है। अधिक वर्षा है इस वजह से यहाँ की मृदा है वो लेटराइट है। और यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो यहाँ वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जैसे कि मैंने बताया आम, काजू, नारियल आदि इनकी खेती की जाती है, जबकि यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की ही पैदावार की जाती है, जैसे कि चावल मैंने भी बताया था। उसके बाद हम बात करिए मैदानी प्रदेश, दक्षिणी भारत में भाग में लैगून झीलें पाई जाती है और यहाँ इसके उत्तर और मध्य भाग में ही पाई जाती है लैगून झीलें। ठीक है, यहाँ इसके दक्षिण भारत में नहीं मिलती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर केवल दक्षिण में मिलती है, उत्तर भागों में नहीं मिलेगी। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद बात करें तो यहाँ की नदियाँ जलप्रपात बनाती है, जिसका निर्माण जल विद्युत बनाने के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो नदियाँ है जलप्रपात नहीं बनाती, डेल्टा का निर्माण करती है, अतः इनका उपयोग नौ परिवहन के लिए किया जाता है। ये हमारा बेसिकली इनमें अंतर हो गया। जिनको ये अंतर समझ में आ गया उनको मुख्यतः देखा जाए तो तटवर्ती मैदान भी समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी स्थिति किस प्रकार से है, कि ये आंखें उमज्जन निमज्जन किस प्रकार से है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये गुजरात का जो मैदान है, ये गुजरात के मैदान में इनका निमज्जन देखा जाता है, अर्थात यहाँ के जो तट है वो नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, समुद्र में डूब रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। यदि हम बात करें उसी तरीके से कोंकण तट पर यदि हम बात करें वो भी नीचे की ओर जा रहे हैं। मालाबार तट की यदि हम बात करें तो मालाबार तट ऊपर की ओर उमज्जन की ओर स्थिति है। यहाँ पर ये उमज्जन है, यहाँ पर ये निमज्जन है, यहाँ पर ये निमज्जन है। और यदि हम बात करें पश्चिमी तट की तो यह भी उमज्जन जैसी स्थिति है, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। ये पूछे जाते हैं अनेक बार, अनेक जगह पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पर मालाबार जो तट है वो उमज्जन का उदाहरण है या निमज्जन का उदाहरण है। तो यदि इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो हमें यहाँ पर देख लेने हैं कि केवल गुजरात का जो तट है, गुजरात का जो क्षेत्र है और साथ ही कोंकण का जो क्षेत्र है यह निमज्जन का उदाहरण है, जबकि यहाँ पर मालाबार
कोरोमंडल या जितना भी पश्चिमी क्षेत्र है, यह कैसा है, उमज्जन का उदाहरण है। यह उदाहरण क्यों है, क्योंकि बेसिकली जब भारतीय प्लेट टकरा रही थी यूरेशियन प्लेट से, और उसके पश्चात की जो स्थिति है, उसके पश्चात की भूगर्भिक जो स्थितियां है, उनके कारण यहाँ पर उमज्जन और निमज्जन की स्थिति देखी जाती है। हमें सीधे तौर पर ये देख लेना है और इसका जवाब दे देना है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इस तरीके से तटवर्ती प्रदेशों का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम नए सिरे से नई चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।